हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज कवर करने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री और ये मेरे थ्रू नोट्स होगी और बाकी उतनी वीडियो लंबी नहीं रहेगी। और इसके दो पार्ट आएंगे, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से मैं शुरू करने वाली हूँ और बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857 तक ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद का 1857 की रिवोल्ट्स और उससे पहले जो रिवोल्ट्स हुए थे उसके बाद एक सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना और इससे बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है तो आपके बहुत काम आएगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब कवर है इसमें। और बाकी मैंने एंशियंट और मिडिवल इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं उनके भी ले आऊँगी। अगर आपको पहले एक मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कर लेती हूँ, अगर आपको लगे कि ये सब हेल्पफुल है तो मैं एंशियंट और मिडिवल का भी वन शॉट ले आऊँगी। तो अभी हम इसी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो जहाँ से यूरोपियंस आए थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन मीन्स कि अराइवल ऑफ यूरोपियन, तो वहाँ से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, ठीक है। एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से होती है जहाँ से यूरोपियन आए थे, ठीक है। तो बात करते हैं कोलंबस। कोलंबस आपको पता होगा एक आदमी था जिसने डिस्कवर यूएसए किया था, मतलब इसने भी रूट डिस्कवर किया था टू यूएसए, ठीक है। सेकेंड इज वास्को डा गामा। तो इनका तो सबको पता होगा, बोलते हैं कि इंडिया की खोज करी, पर इंडिया की खोज नहीं की थी इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था टू इंडिया, ठीक है। रीच्ड इंडिया इन 1498 थ्रू केप ऑफ गुड होप, ये जगह का नाम है, सी में, वहाँ से ये रीच करे थे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलाज ये 1494 में हुई थी इन इंडिया, जिसके इंडिया में नहीं हुई थी, मेरा मतलब है कि ये हुई थी यूरोप में, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पोर्टुगल एंड स्पेन, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, पोर्टुगीज अलग हो गए थे, स्पेन अलग। तो स्पेन चले गए थे वेस्ट में और पोर्टुगीज चले गए थे ईस्ट में, ठीक है। तो वास्को डा गामा थे, जो आए थे कैलिकट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेलकम्ड बाय ज़ेमोरिन, जो उस टाइम का रूलर थे कैलिकट के, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। उसके बाद 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ये थे फर्स्ट पोर्टुगीज विसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये लेकर आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये लाए थे ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके अंदर आता है कार्टेज सिस्टम, ये इसी से एसोसिएटेड है। कई बार पूछता है कार्टेज सिस्टम कौन लाया, ठीक है। तो वो इसी से है। कार्टेज सिस्टम एक टाइप का ट्रेड का लाइसेंस था कि अगर आपको ट्रेड करना है थ्रू दैट सी तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आए थे अल्फोंसो डे एल्बुक्र्यू, जो 1509 में कैप्चर करा जिन्होंने गोवा, इन्होंने अबॉलिश की थी सती प्रथा, ठीक है। और केडीआर थे कृष्णदेव राय, जो विजयनगर एम्पायर के थे, ठीक है। उन्होंने इन्हें अलाउ कर दिया था टू मेक फोर्ट इन भटकल, ठीक है। पोर्टुगीज की बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी टोबैको एंड कैश्यू नट्स इन इंडिया, मतलब ये नेटिव नहीं थे, ठीक है। फिर आते हैं नूनो दा कुन्हा, ये पोर्टुगीज गवर्नर था जिसने मराठा कैप्चर टू पोर्टुगीज टेरिटरीज, ठीक है। तो इनके टाइम पर ये मराठा ने कैप्चर कर ली थी सल सिटी एंड बसीन, ये दो टेरिटरीज थी पोर्टुगीज की, लेकिन उन्होंने मराठाज ने कैप्चर करी थी इन 1739। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाए तो एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आते हैं डच। तो सिर्फ यूरोपियंस में इंग्लैंड के लोग नहीं आए थे, बाकी लोग भी आए थे, ठीक है। तो डच आए थे उनमें। तो डच किन्हें बोलते हैं? पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसी टाइप से इनकी कंपनी बनी थी इन 1602। और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप की थी? मसूलीपट्टनम इन 1605, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, प्रेजेंटली। सॉरी। तो फिर उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की या ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड करी। उसके बाद 1600 में रिसीव करी एक रॉयल चार्टर। तो इन्हें परमिशन मिल गई थी फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू ट्रेड इन इंडिया। मतलब इनकी मोनोपोली थी कि ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने परमिशन लिया था कि हम ही सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 1608 में विलियम हॉकिंस अपीस जहांगीर, विलियम हॉकिंस पहुंचे थे जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री सेटअप के लिए, इन्होंने परमिशन मांगी थी। लेकिन 1611 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम
सेटअप की थी जो टेम्परेरी थी। परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो वो सूरत में की थी इन 1613, ठीक है। तो सिर्फ पूछे, कई बार पूछता है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ करी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि परमानेंट पूछा है या टेम्परेरी पूछा है, ठीक है। 1615 में थॉमस रॉय विजिट करे अगेन इन जहांगीर कोर्ट टू रिसीव दी ट्रेडिंग राइट्स, ओके। फिर उसके बाद डेन्स की बात करते हैं। जो लोग डेनमार्क से आए थे उन्हें डेन्स बोलते हैं। उन्होंने 1620 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई एट ट्रैंक्यूबार, तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है। फ्रेंच आए थे 1668 में, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत स्टैब्लिश की, ठीक है। एक चंदन नगर थी जो कॉलोनी है फ्रेंच की, और ये है बंगाल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतने लोग आए थे लेकिन एक्सपेंशन क्यों ब्रिटिशर्स का ही हुआ। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है बैटल ऑफ सुवाली, और सुवाली इसे बोलते हैं। सूरत में इन्होंने डिफीट करे पोर्टुगीज इन 1612। सूरत में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एज अ परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की थी, तो इन्होंने पहले इनको हराया, उसके बाद सेटअप की थी इन 1613, ठीक है। देन देखते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा और बिदेरा और हुगली, इसे तीनों नाम से बोला जाता है, इन 1759 में हुई। इसमें इन्होंने डिफीट किया डच को, ब्रिटिशर्स ने, ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर पर, जो कहाँ पर है, कोलकाता, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल 1741 में हुई थी। डच वहां पर हार गए थे, उसके बाद हुई थी ये जो बैटल ऑफ चिंसुरा है, ठीक है। मार्टन वर्मा ने इन्हें हरा दिया था, जो किंग था ट्रेवनकोर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है कार्नेटिक वॉर्स। तो कार्नेटिक वॉर्स किस किस के बीच में चले थे, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, और 3 हुए थे मेजरली। तो 1744 से 63 तक ये तीनों वॉर चले थे। और क्यों इनकी मतलब इनके वॉर क्यों चल रहे थे, क्योंकि इनकी कॉलोनी इवन यूएसए में भी थी, तो वहाँ से भी इनके इश्यूज थे आपस में, तो उसको कंटिन्यू करा इन्होंने इंडिया में। तो पहला वॉर होता है 1744 में स्टार्ट हुआ, 1748 में एंड हुआ विद ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चापेल, ठीक है। सेकेंड वॉर होता है 1749 से 51 तक, जिसमें बैटल ऑफ अंबर कवर है, सीज ऑफ आर्कोट किया इन्होंने इन 1751, और ये एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। दोनों में फ्रेंच जीत गए थे, और इनका गवर्नर जनरल था ड्यूप्लेक्स, ठीक है। इसका नाम आप याद रखना, ड्यूप्लेक्स इनका गवर्नर जनरल था। उसने बहुत हेल्प की थी दोनों वॉर्स को जीतने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी थी फ्रेंच की, तो उन्होंने बोला कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। उन्होंने मतलब लेटर वगैरह लिखा था, तो यहाँ पर इनका गवर्नर जनरल चेंज हो गया, बन गया था कोम्टे दे लली, बिकम गवर्नर जनरल। उसके बाद होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर, जिसे हम बैटल ऑफ वेंडी वॉश भी बोलते हैं, इन 1760। और ये एक्सटेंशन था 7 ईयर वॉर्स का जो ये चल रहे थे, और ये 56 से 63 तक चलता है, और ये एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, और यहाँ पर जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड करता है, आयरे कूट, और फ्रेंच फोर्सेस को लीड करता है कोम्टे दे लली, जो न्यू गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बंगाल में क्या चल रहा था। तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था मुर्शिद कुली खान, और उससे पहले उधर नवाब नहीं होते थे, तो पहले फरुख सियार था, जिसको बोलते थे कि मुगल रूलर था। 1770 में उसने क्या किया था, इशू करा था एक गोल्डन फरमान, जिसे हम ट्रेडिंग परमिशन भी बोलते हैं, ट्रेडिंग परमिशन टू ब्रिटिशर्स विदाउट एनी टैक्स, और बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड। उसने इनको ऐसा कुछ बोला था कि परमिशन दे दी थी कि ट्रेड कर सकते हो आप, बस सालाना इतना पैसा हमें दे देना, बाकी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही पहला नवाब आया मुर्शिद कुली खान, तो उसे भी ये सब पॉलिसी पसंद नहीं आ रही थी कि कोई लगान नहीं है, मतलब टैक्स नहीं है ऑन ट्रेड। तो बट उसके बाद इसने इतना अपोज नहीं किया। उसके बाद आता है अली वर्दी खान, जो डाइड इन 1856। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला, तो ये थर्ड नवाब था, और ये नवाब बन गया था एट द एज ऑफ 23। उसने क्या किया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसके लिए फेमस है ये सिराजुद्दौला, ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। इसने कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड सेवरल ब्रिटिशर्स इन अ टाइनी सेल एंड सफोकेटेड दैम टू डेथ। इसने कुछ ब्रिटिशर्स को इम्प्रिजन करके, और मतलब एक वहाँ पे टाइनी सेल में सफोकेट करके मार दिया था, ठीक है। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स भड़क गए, और इसका एक मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, तो उसके साथ मिलकर उसकी हेल्प करी, मीर जाफर ने हेल्प करी ब्रिटिशर्स की, और वहाँ पर गवर्नर जनरल था उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें ये इसके अगेंस्ट होती है सिराजुद्दौला, जिसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहा था मीर जाफर, और पूरी मिलिट्री इसके अंडर में थी, तो ये हार गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, 1757 में होती है। मीर जाफर हेल्प रॉबर्ट क्लाइव
और प्लासी क्यों बोलते हैं? वे पलाश ट्रीज ग्रो द मोस्ट, यहाँ पर प्लास ट्रीज होते थे मोस्टली, इसलिए इसे प्लासी बोलते हैं, ठीक है। आलमगीर टू, ये उस टाइम के मुगल रूलर थे, ठीक है, दिल्ली पर शासन कर रहे थे। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड, फोर्स लेड बाई मीर मदन इसका फोर्सेस को लीड कर रहा था, ठीक है। मीर जाफर सेट ऑन थ्रोन, उसके बाद इसको थ्रोन पर बिठा देते हैं। उसके बाद ये सब आराम से ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद इसका सन इन लॉ आता है मीर कासिम, ठीक है, उसको ये थोड़ा ब्रिटिशर्स के साथ नहीं था, मतलब जितना वफादार ये थोड़ा बहुत था, लेकिन ये नहीं था, सेट ऑन थ्रोन। और इसने सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट करी मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। तो मीर कासिम क्या करता है कि वो जो एक थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और एक मुगल रूलर शाह आलम सेकंड, तो इन दोनों के साथ मिलके उसने एक कंबाइंड फोर्स बनाई, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स की ही जीत हुई वहां पर। इसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होती है 1764 में। प्लासी कब हुई थी? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 बैटल्स होती हैं जो शायद सबको ही पता होती हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जीत होती है यहाँ पर, और उसके बाद ये साइन करा लेते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बाय शाह आलम सेकंड, ठीक है, इन 1765, ठीक है। उसके बाद ये मीर जाफर को फिर से नवाब बना देते हैं, और उस टाइम पर गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को लीड करा था हेक्टर मुनरो ने। मतलब पिछली बार तो प्लासी में ये ही लीड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर लेकिन हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था फोर्स को। एनफोर्स डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, उसके बाद से इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ला दिया, जिसमें दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स को, इनके फंक्शन को सेपरेट कर दिया, ठीक है। दीवानी में ब्रिटिशर्स को दे दी दीवानी के राइट्स, ठीक है। नदर्न सरकार ऑल्सो टेकन, इसमें नदर्न सरकार जगह थी उसको भी ले लिया, और निजामत शाह आलम सेकंड के अंडर में आ गई। वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ये शाह आलम सेकंड ने साइन की थी, उसको 1772 में एंड कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसने एंड की? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बात करते हैं मैसूर में क्या चल रहा था, ठीक है। मैसूर में एक डायनेस्टी थी, वुडियार डायनेस्टी, वो रूल कर रही थी। वहां पर एक मिलिट्री कमांडर आया हैदर अली, और उसने इस डायनेस्टी को हटाकर खुद थ्रोन पर बैठ गया, ठीक है। और ये थोड़ा इंक्लाइन था टुवर्ड्स फ्रेंच, मतलब ये ब्रिटिशर्स के लिए इतना इंक्लाइन नहीं था, बट फ्रेंच के लिए इंक्लाइन था, काफ़ी उनकी हेल्प करता था, और मतलब उन्हीं के साथ था। तो उनको ब्रिटिशर्स को मतलब यहाँ से खतरा था कि ये फ्रेंच फिर से आके यहाँ पर उनके साथ compete ना करें। तो अलायंस विद मराठास प्लस निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ये क्या थे, मैसूर में हैदर अली क्या होता था, मराठास आते थे कई बार, वो इनसे पैसा लेके चले जाते थे, मतलब इनसे जंग लड़ते थे, और ऐसे ही हैदराबाद का था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मराठास को भी कुछ पैसे दे दिए और हैदराबाद के निज़ाम को भी, ताकि ब्रिटिशर्स उनका साथ ना ले पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही प्लान कर रहे थे कि उन दोनों को साथ लेके इसको हरा देंगे। लेकिन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो ये लोग मराठास और हैदराबाद वाले ये लोग हेल्प नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स की, और फिर ये जीत जाता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1767 से 69 तक ये चलता है, और मैसूर जीत जाता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की हार होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84, और हैदर अली यहाँ पर मर जाता है, पर वॉर में नहीं मरता है, ड्यू टू कैंसर मर जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका एक बेटा था टीपू सुल्तान, वो थ्रोन पर बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, और ये मैच मतलब कि ये वॉर ड्रॉ होता है, मतलब किसी की हार जीत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 तक। यहाँ पर डिफीट होती है टीपू सुल्तान की, और कैपिटल इसकी क्या थी, सेरिंगपट्टनम थी। तीनों ने अटैक किया होता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और ब्रिटिशर्स, तीनों इस पर अटैक कर देते हैं। इस बार नहीं रुकते हैं वो, ठीक है। और इसी वजह से इन पर हैवी फाइन इम्पोज कर दिया जाता है, अराउंड 3 करोड़। उसके बाद इसके जो 2 बेटे थे टीपू सुल्तान के, वो कैप्चर कर लिए जाते हैं एज हॉस्टेजेस की, पैसा दे देना और छुड़ा लेना। इसके बाद इसे बहुत ऐसा ह्यूमिलेटिंग लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसमें ये मर जाता है टीपू सुल्तान। वेलेस्ली थे जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे, ठीक है। इन 1799 में ये होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद ये वुडियार डायनेस्टी को रिस्टेब्लिश कर देते हैं मैसूर में, ठीक है। फिर आता है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। यहाँ पर ये कौन लाता है, फर्स्ट ब्रॉड बाय ड्यूप्लेक्स, जो मैंने बताया था फ्रेंच गवर्नर जनरल था, ठीक है, फर्स्ट 2 कार्नेटिक वॉर्स के टाइम पे। तो इन 1798 में ये
इसका ब्रेन चाइल्ड था, मतलब इसका आइडिया था, लेकिन यूज किसने किया था? वेलेस्ली ने। ठीक है। उसके बाद मैसूर ने साइन की ये सब्सिडी अलायंस आफ्टर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब वोडिया डायनेस्टी जिसको इन्होंने बिठा दिया तो वो तो साइन कर ही देगी। ठीक है। तो इन्होंने 1798 से 99 तक ये मतलब जो वॉर हुआ था उसके बाद ये साइन कर लेते हैं सब्सिडी अलायंस। ठीक है। पपेट रूलर इन मैसूर था जिसने साइन करा। ठीक है। अब ये पूछता है कि किस किसने कब साइन की थी सब्सिडी अलायंस। तो अडॉप्ट किसने की? हैदराबाद ने। इधर था कि आपको क्या करना है कि अपनी आर्मी के साथ साथ कुछ ब्रिटिशर्स को भी रखना है अपने कोर्ट में, और वो आपकी हेल्प करेंगे, और जब हमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मतलब कोई आप पे अटैक करेगा तो हम हेल्प करेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ अलायंस था इनका, मतलब ये सब्सिडी अलायंस के अंदर था। तो सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया? हैदराबाद ने 1798 में पहला था टू अडॉप्ट दिस। एंड उसके बाद मैसूर ने 1799, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशावर ने 1802 में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पंजाब में क्या चल रहा था। महाराजा रंजीत सिंह जी थे। ठीक है। और वो किस शुक्राचार्य मिसल से थे, जैसे 12 मिसल होती है उसमें से शुक्राचार्य मिसल थी उनकी। और इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी 1809 में विद ब्रिटिशर्स, जिसमें इन्होंने सतलुज रिवर को बाउंड्री बनाया था कि सतलुज से ऊपर वाला पार्ट पंजाब का इनका है और नीचे वाला ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स इसको क्रॉस नहीं करेंगे और ये लोग इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। नीचे नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है 1839 में इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब अच्छा मौका है, और ये क्या करते हैं यहाँ पर जो बाउंड्री थी उसके बाद अपनी फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। क्रॉस नहीं करते, बस डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन यहाँ से जो इनकी फोर्सेस थी पंजाब की, ये देखने के लिए आ जाती है कि इधर क्यों आए हैं, लेकिन जैसे ये क्रॉस करते हैं तो ये लोग अटैक कर देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 में, और वो साइन होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ, वो एंड होता है जहाँ पर महाराजा दुलीप सिंह जो कि बहुत छोटी एज के थे तो उनके साथ मतलब वो थ्रोन पर बैठे हुए थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ भैरोवाल होती है जिसमें ये अगेन अटैक करते हैं, और बैटल ऑफ अलीवाल भी 1846 में होती है, इसी का पार्ट है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का। ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 में, जिसमें दुलीप सिंह जी को कैप्चर कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो कोहिनूर हीरा था वो रंजीत सिंह जी के पास था। उसके बाद वो पास ऑन होता है दुलीप सिंह के पास, और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स इनसे ले लेते हैं। ठीक है। कोहिनूर का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ माउंटेन्स। और यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। ठीक है। बात करते हैं अफगान्स की। तो अफगान में क्या चल रहा था अफगानिस्तान में? ठीक है। तो अफगानिस्तान में एक दोस्त मोहम्मद करके बंदा था जो बैठा हुआ था वहाँ पर थ्रोन पर, और 1839 में ये से 42 तक ये वॉर चलता है, जिसमें जॉन ऑकलैंड थे गवर्नर जनरल। वो क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं वहाँ पर। उसके बाद जीत जाते हैं। उसके बाद शाह सूजा करके होता है, उसको थ्रोन पर बिठा देते हैं। ठीक है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है 1879 से 80 तक, जिसमें ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन होती है, और लिटन के टाइम पे होता है। उस टाइम गवर्नर जनरल लिटन था। ठीक है। बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की। ठीक है। तो कुछ चेंजेस लाने के लिए सोसाइटी में, जैसे क्या था कि रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट थे। तो ये कहते थे वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड एंड सोशल इविल्स। ये थे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनियादारी में मतलब बेकार हैं, उन्हें एंड करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन ये कह रहे थे कि पुरानी जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी बेकार नहीं है, सो ये वांट्स टू रिवाइव दी ओल्ड थिंग्स। ये बिलीव करते थे कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो उन्हें रिवाइव करना चाहते थे। ठीक है। तो जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, तो सती प्रथा चलती थी जैसे कि, तो उसमें 1829 में एक एक्ट पास हुई टू अबॉलिश सती सिस्टम बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे इस प्रथा को एंड करने में, जिसमें विलियम बेंटिक ने ऑल्सो हेल्प्ड हिम, और उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट आई जिसमें डी.के. कार्वे एसोसिएटेड है, और 1856 में ये विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके एफर्ट्स थे इसमें विडो रीमैरिज एक्ट में। ठीक है। और ये विद्यासागर जो था, ये टाइटल इन्हें मिला था फ्रॉम हिज कॉलेज, तो ये संस्कृत के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ठीक है। तो इनको ये वहाँ से मिला था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। उसके बाद बात करें तो 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित लाए, और 1861 में एम.जी. रनाडे, और इसको क्या बोलते हैं? विधवा विवाह उत्तेजका मंडला। और वीकली नेम, एक वीकली
मैगजीन बोली, सत्य प्रकाश के कौन लेके आए थे? करसन दास मुलजी, ठीक है, ये भी याद रखना है। बात करते हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हुई कि प्रोटेस्ट हुए। बीएम मालाबारी इसके साथ एसोसिएटेड है और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास ड्यू टू हिज एफर्ट्स, ठीक है, इनके एफर्ट्स से बीएम मालाबारी के एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था जिसमें चाइल्ड मैरिज लेस देन 12 ईयर्स वर नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद सारदा एक्ट 1930 आया जिसमें बॉयज़ की एज बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दी और गर्ल्स की 14 साल कर दी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जैसे कि इतनी नहीं थी मतलब इंडिया में, तो उसके लिए 1835 में मैकले, जिनका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकले, तो मैकले मिनट लेके आए जिसमें उन्होंने बात की टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें उन्होंने बोला ओनली रिच क्लासेस वर गिवन एजुकेशन इन इंग्लिश और उनके अकॉर्डिंग एक था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये उन्होंने दी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें ये क्या करते थे हायर क्लासेस को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके बाद वो पास ऑन करेंगे लोअर क्लासेस को, ठीक है। और ये किसके टाइम पर आई थी? विलियम बेंटिक के टाइम पर, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। इनको भी बोल देते हैं कभी फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, या फिर इनके टाइम पर आई थी तो इन्हें बोल देते हैं, ठीक है। वुड्स डिस्पैच 1854 में, तो ये आया 1854 में, जिसने अब्रोगेट कर दी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब कि रद्द कर दी, और इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो फोकस ऑन वर्नाकुलर्स। वर्नाकुलर्स क्या होते हैं? लोकल लैंग्वेज एट लोअर लेवल, ठीक है। इसमें क्या था? प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में, सेकेंडरी दी जाएगी एंग्लो वर्नाकुलर, और हायर एजुकेशन बात करें तो इंग्लिश में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन वीमेन SNDT बनी, किसने बनवाई? बाई डॉक्टर धोंदो केशव कारवे, ठीक है, जो मैंने बताया था DK कारवे 1916 में, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन विमेन की थी, उनकी बात कर लेते हैं। भारत श्री महामंडल, तो ये किसने फाउंड की थी? सरला देवी चौधरानी। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई रनाडे। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजन्स 1927 में। आर्य महिला समाज पंडिता रामाबाई सरस्वती, ठीक है। फिर बात करते हैं एक ब्रह्मो समाज आया, तो ये राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोलते हैं, और इनका जो राजा का टाइटल था वो अकबर सेकंड ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई, ठीक है, जिसका वही है कि ये ब्रह्मो समाज का पहला नाम था, ठीक है, ये बाद में बनता है ब्रह्मो समाज। तो आत्मीय फोर रनर ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। फाउंडेड हिंदू कॉलेज, इन्होंने हिंदू कॉलेज फाउंड किया इन 1817 इन कैलकाटा विद द हेल्प ऑफ डेविड हरे, ठीक है। और जो 1791 में फर्स्ट हिंदू कॉलेज था बनारस में, वो जोनाथन डंकन ने फाउंड किया था, ठीक है। 2 हिंदू कॉलेज है, कैलकाटा वाला, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, और इन्होंने 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में, ठीक है। 1828 में ब्रह्मो सभा बनती है, ठीक है, और 1839 में तत्वबोधिनी सभा और पत्रिका इन कोलकाता। और ये कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पापा थे, मतलब फादर थे, ठीक है। 1839 में इन्होंने स्टार्ट करी तत्वबोधिनी सभा, और एक पत्रिका भी बनाई, तत्वबोधिनी पत्रिका, बंगाली में, क्योंकि बंगाल से थे तो बंगाली में बनाई। उसके बाद इन्होंने अलग से बनाई और इसके बाद मर्ज कर दी विद ब्रह्मो समाज, ठीक है। 1828 में ब्रह्मो सभा बन गई थी और उसके साथ इन्होंने मर्ज कर दी। उसके बाद इन्होंने इनवाइट की केशव चंद्र सेन टू ज्वाइन ब्रह्मो समाज इन 1858, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके थॉट्स मिले नहीं, तो ये डिवाइड हो गई। ब्रह्मो समाज ब्रेक्स इन 1866, और एक तरफ बन गई आदि ब्रह्मो समाज और दूसरी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज को लेकर अलग हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर जी, और ये केशव चंद्र सेन जी, जिसे साधारण ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं। उसके बाद वही RR मोहन रॉय ने क्या किया? 1825 में वेदांत कॉलेज भी बनवाया था, ठीक है। उनके क्या क्या वर्क थे? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तो ये मतलब एक गॉड, मतलब मल्टीपल गॉड्स के खिलाफ थे, ठीक है। इन्होंने एक लिखा परसेप्ट्स ऑफ जीसस, कन्वर्ट्स वेदास इनटू बंगाली, इन्होंने वेदों को बंगाली में कन्वर्ट किया। संवद कामुड़ी लिखी। मिराट उल अखबार, इन्होंने पर्शिया में एक अखबार शुरू किया, ठीक है। बात करें धर्म सभा की, तो 1813 में रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के अंदर आती है, ठीक है, और ये स्टार्ट की राधाकांत देव ने।
वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो जैसे ये मोनोथिज्म के साथ थे, मतलब कि मल्टीपल गॉड्स के खिलाफ थे, ये उसके अगेंस्ट थे। ठीक है। परमहंस मंडली ये फॉर्म होती है 1849 में, और लेकिन ये कई जगह 1840 में भी, एसएससी जैसे कि मानती है कि 1840 में हुई थी, बुक्स में कई बार 1849 लिखा होता है। ठीक है। तो जो ऑप्शन में रहे उसको मार्क कर देना। भाई दादोबा पंडुरांग, इन्होंने दो लोगों ने स्टार्ट की, दादोबा पंडुरांग एंड मेहताजी दुर्गाराम। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में स्टार्ट होती है। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में स्टार्ट होती है बाई आत्माराम पंडुरांग इन महाराष्ट्र, एंड देन उसके बाद ये ज्वाइन कर लेते हैं एमजी रनाडे जी इन 1870। ठीक है। बात करते हैं सत्यशोधक समाज की, जो स्टार्ट होता है इन 1873, और ये थे ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र में थे, और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। ये खुद एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट थे, तो इसलिए ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर ओपन किया था फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज विद हिज वाइफ इन पुणे, और उनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले, जो फर्स्ट फीमेल टीचर है इंडिया की। ठीक है। ये स्टार्ट किया था 1848 में। इनके वर्क क्या थे? 2 बुक लिखी थी इन्होंने, ज्योतिबा फूले जी ने, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, दोनों मराठी में लिखी थी। ठीक है। सिंह सभा मूवमेंट होती है 1870 में, जो एवरी अदर रिलीजन के खिलाफ थी एक्सेप्ट सिखिज्म। ठीक है। आर्य समाज बनता है 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती बनाते हैं, जिनका नाम था मूल शंकर, ओरिजिनल नेम, और उन्होंने स्लोगन क्या दिए? बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस। और उनकी फर्स्ट यूनिट बॉम्बे में बनती है, उसके बाद शिफ्ट हो जाती है लाहौर में। बुक इन्होंने क्या लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने एडवोकेटेड फॉर कास्टलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, कास्ट के खिलाफ थे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कंसिडर्ड वेदास एज इनफॉलिबल बट क्रिटिसाइज्ड पुराणास। तो इन्होंने बोला कि ये जो वेदास हैं इनफॉलिबल है, मतलब कि फेल नहीं हो सकते, अनअवॉइडेबल है, और मतलब दैट कैन नॉट बी फेल। ठीक है। ये कर्मों में बिलीव करते थे एंड रीकार्नेशन, अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की इन 1886 में लाहौर में, और 1893 में जो डिवाइड हो गया इनटू कॉलेज पार्टी एंड महात्मा पार्टी। ठीक है। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें था कि जो लोग कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन में उनकी शुद्धि होगी, मतलब बैक टू देयर ओन रिलीजन। हिंदूज में जब वो कन्वर्ट होंगे उनकी शुद्धि होगी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन था, रामकृष्ण मूवमेंट, जिनका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। 1 में 1897 में ये स्टार्ट होता है। तो रामकृष्ण परमहंस, जिनका पूरा नाम है रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए ही स्टार्ट होता है, जो थे प्रिस्ट ऑफ काली मंदिर इन कैलकाटा। ठीक है। ओरिजिनल नेम इनका क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, जो किसके गुरु हैं? स्वामी विवेकानंद जी के। और इन्होंने क्या दिया था? सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस टू गॉड। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के लिए ये स्टार्ट किया था, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनकी एक फेमस स्पीच है चिकागो की, जो 1893 में इन्होंने डिलीवर की थी। ठीक है। इन्होंने बुक क्या लिखी? राजयोग कर्मयोग। और ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में। इनका बर्थ हुआ था 12 जन 1863 में, और 12 जनवरी को हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। डेथ हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 में। ठीक है। तो बहुत कम एज में इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया किसे बोलते हैं? वेद समाज को। 1864 में स्टार्ट हुआ मद्रास में, और किसने स्टार्ट किया? के श्रीधरलू नायडू ने और केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। यहाँ देखो, स्त्री पुरुष तुलना बुक जो थी वो किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। पूछ लेता है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने स्टार्ट की थी इन नॉर्थ इंडिया, एंड टी.के. माधवन ने स्टार्ट की साउथ इंडिया में। इन्होंने 1927 या 1930 कुछ भी आएगा ऑप्शन में, तब स्टार्ट की। इन्होंने 1924 में की। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की 1924 में तमिलनाडु में बाई ईवी रामास्वामी नाइकर, जिन्हें हम पेरियार भी बोलते हैं, और पेरियार एक रिवर का नाम है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट और उससे पहले जो रिवोल्ट्स हुए, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो और कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अंटिल देन यही रिवाइज करना, और ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं बता देना, वैसे मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कीप रिवाइजिंग थिंग्स। एक मैं जीएस का 1 शॉट का प्लान कर रही हूँ कि सब कुछ जो भी इतना इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन, उसका मैं 1 शॉट लेकर आऊँ, तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। और बाकी जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी मैं कुछ प्लान करती हूँ। आप लोग बस रिवाइज करते रहना, पढ़ाई करते रहना। ओके गाइज, देन थैंक यू सो मच, और
अच्छे से मॉक देते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।